सो हेलो गाइज, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरूहब। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, दैट इज अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। सो ये है पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। तो पार्ट 2 को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहती हूँ आपको पार्ट 1 की, कि हमने पार्ट 1 में क्या किया था। बेसिकली हमने देखा था अबाउट द हिस्ट्री, मीन्स द बैकग्राउंड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, कैसे राइज हुआ। उसके बाद हमने जो देखा था सांची ऑफ स्तूपा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, एंड हमने जो जैनिज्म है उनके मैसेज, महावीर के बारे में पढ़ा था। फिर जो मैसेज है, फिलॉसफी है, वो स्प्रेड कैसे हुए, वो सब पढ़ा था। ठीक है, तो वो बेसिकली हमने थोड़े इंट्रोडक्शन एंड थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें पढ़ी थी। बट ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द बुद्धिज्म एज वेल एज स्तूपास, जो कि इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस पार्ट में हम फर्स्ट में देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, एंड बुद्धिज्म की बात आए तो सबसे पहले हमें क्या याद आना चाहिए, वो है गौतम बुद्धा, बिकॉज उन्हीं के थ्रू ये बुद्धिज्म जो है स्टार्ट हुआ। अब गौतम बुद्धा की एक लाइफ स्टोरी है, जिसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि बुद्धिज्म की राइज कैसे हुई। ठीक है, गौतम बुद्धा वो कैसे बने, उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। एंड ये जो बुद्धिज्म है ये ना ही केवल इंडिया में, बल्कि आप देख सकते हो बाहर भी, मतलब बाहर के देशों में भी फैला है। जैसे आप देख लो जापान, आप देख लो कोरिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इसमें भी, इनमें भी बुद्धिज्म फैला है, बुद्धिज्म मानने वाले लोग हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इंडिया के बाहर ये बुद्धिज्म फैले कैसे। ठीक है, इसके पीछे भी कुछ रीजंस है, कुछ 3-4 रीजंस है, जिसकी वजह से जो है ये जो बुद्धिज्म है इनका स्प्रेड हुआ। ओके, अब फर्स्ट अगर हम रीजन देखें तो वो होंगे त्रिपिटक। अब त्रिपिटक क्या है, ती मतलब 3 होता है एंड पिटक मतलब टेक्स्ट, तो त्रिपिटक एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो आपने सुना होगा सुत्त पिटक, ठीक है, जिसमें बुद्धा की लाइफ स्टोरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्टोरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है सुत्त पिटक। ठीक है, वो एक पार्ट है त्रिपिटक का। ती मीन्स 3 एंड उसमें 3 टेक्स्ट है। फर्स्ट है विनय पिटक, सेकंड है सुत्त पिटक एंड थर्ड है अधिधम्म पिटक। ठीक है, तो उनके थ्रू जो है हमें बुद्धिज्म के लाइफ के बारे में पता चला। ये त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के डेथ के बाद क्या हुआ, उनके जो डिसाइपल्स थे, जो सीनियर्स थे, उन्होंने क्या किया, उनकी जो टीचिंग्स है, मैसेजेस है, उनको कंपाइल किया एंड इनको क्या नाम दिया, त्रिपिटक, जिसके अंदर ये 3 पिटक्स है, दैट इज विनय पिटक, अधिधम्म पिटक एंड सुत्त पिटक, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुत्त पिटक, जिसमें हमें बुद्धा की लाइफ स्टोरी वगैरह पता चली है, काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है वो। ठीक है, तो उसके थ्रू बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। फिर जो है फाजियान एंड जुआनजांग, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, जो आपने 3rd चैप्टर में भी देखा था कि उन्होंने बताया था कि कैसे जो अनटचेबल्स है वो रास्ते के बीच में क्लैपर बजाते हुए जाते थे। ठीक है, उनको रात को निकलना मना था, तो इन्होंने ही ये सब बताया था। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट स्कॉलर्स है, तो इन्होंने इनके टेक्स्ट के थ्रू भी बुद्धिज्म काफ़ी स्प्रेड हुआ है। थर्ड है हेगियोग्राफीज। तो जो हेगियोग्राफीज है ये क्या है, जो सेंट्स थे या फिर जो बुद्धिज्म को टीचर्स है, बुद्धिज्म के टीचर्स है, सेंट्स है, उनके बारे में जो बुक है ये हेगियोग्राफीज कहलाते हैं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। एंड फोर्थ हो सकता है जो धम्मा के जो टीचर्स है, जो धम्मा को स्प्रेड करते हैं, उनके थ्रू भी जो है बुद्धिज्म फैला है। तो 3 से 4 सोर्स जो है बुद्धिज्म के फैलने के पीछे है, कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कैसे हुआ, इन सोर्सेज की वजह से हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट गौतम बुद्धा के बारे में। ठीक है, तो गौतम बुद्धा की एक स्टोरी है, एक लाइफ स्टोरी है, कि कैसे उन्होंने मेडिटेशन या फिर एनलाइटनमेंट कैसे हुआ उनका। ठीक है, ये सब हम थोड़ा देखते हैं। तो गौतम बुद्धा जो है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो कुछ डिफरेंट हुई है। उनका रियल नेम जो है वो सिद्धार्थ था, एंड उनकी अपब्रिंगिंग जो है एक पैलेस में हुई है, एक ऐसी जगह में हुई है, ऐसे क्लोज्ड एरिया में हुई है, जहाँ पे उनको ना ही दुख, ना ही पॉवर्टी,
हुई, ना ही कोई गरीबी भूखमरी, इन सब का पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये जो है ये चीफ के बेटे थे, साक्या क्लैन के जो चीफ है उनके बेटे थे सिद्धार्थ। एंड इनकी अपब्रिंगिंग जो है बहुत ही आलीशान तरीके से हुई थी, रिच हम कह सकते हैं। बट जैसे ही वो बड़े हुए एंड वो बाहर गए एक दिन, तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया एंड उनको इस बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि बाहर कितनी ख़राब सिचुएशन है जिनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने देखा गरीबी भुखमरी एंड जो भी वर्स्ट पार्ट है लाइफ का। ठीक है, हम जो भी बुरी चीज़ें देखते हैं उनको वो देखा उन्होंने एंड उनको उनसे बहुत दुख हुआ। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो डेथ है वो तो इनएविटेबल है। ठीक है, हम उसको टाल नहीं सकते, उसको तो एक दिन आना ही है। बट अगर आपको पीस की प्राप्ति करना है, अगर आपको पीस चाहिए, तो आपको मेडिटेशन के थ्रू, आपको लिबरेशन अगर पाना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य का धारण करना पड़ेगा। एंड उन्होंने एक दिन देखा भी, जो एक मेडिटेंट है जो मतलब मेडिटेशन कर रहे थे, और उन्होंने देखा उनको पीस प्राप्त हुआ है इस दुख की वर्ल्ड में। हम कह सकते हैं ये जो एक वर्ल्ड है जो कि फुल ऑफ सॉरो है, अगर इस वर्ल्ड से अगर बर्थ रिबर्थ से आपको निकलना है तो एक ही तरीका है, आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तपस्या करें, यही एक उपाय है। तो उनको ये जब रियलाइज हुआ तब उन्होंने वही पाथ अपनाया एंड इन्होंने लिबरेशन प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। ठीक है, एंड शुद्ध पिताका के बुक में उनकी काफ़ी हम स्टोरीज वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम टीचिंग्स की बात करें, बुद्धा की क्या टीचिंग्स थी, उनका क्या मैसेज था, तो हम देख सकते हैं उनका कहना था कि वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट मीन्स क्षणिक है, कुछ पल भर के लिए ही है, बिकॉज ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वर्ल्ड जो है वो अनिक है, वो चेंज होता रहता है, ट्रांजिएंट है, छोटा है, क्षणिक है। वर्ल्ड इज सोललेस, ये अनात्ता है या फिर ये सोललेस है, बिकॉज इसमें एक दिन डेथ तो होती ही है। ठीक है, एंड उसके बाद सॉरो इज इंट्रिंसिक, सॉरो एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, उसमें दुख का तो होना ही है। ठीक है, लास्ट में है दैट इज फॉलो पाथ ऑफ पेनेस एंड सेल्फ इंडल्जेंस, ह्यूमन कैन राइज अबव वर्ल्डली प्लेजर्स। एंड ये लास्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले इन्होंने कहा कि वर्ल्ड जो है ट्रांजिएंट है, सॉरो इज इंट्रिंसिक, उसके बाद कहा इट इज़ सोललेस, कंस्टेंटली चेंजिंग। एंड ये जो वर्ल्डली प्लेजर से अगर आपको निकलना है तो आपको घोर तपस्या करना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचार्य का फॉलो करना पड़ेगा, आपको वर्ल्डली प्लेजर को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप इन सब से, इन कर्मा, इन बर्थ एंड रिबर्थ की ये जो साइकिल है, इनसे निकल सकते हैं। इनका ये भी कहना था कि जो वर्ल्ड है ये कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं है, बल्कि ये जो वर्ल्ड है इसको लोगों ने ही बनाया है, इंसान ने ही बनाया है। इसलिए इन्होंने आग्रह किया है, जो राजा है, जो गृहपतिज है, ठीक है, गृहपतिज मीन्स हम कह सकते हैं गृह के पति, मीन्स जो हम कह सकते हैं हेड ऑफ द हाउस। ठीक है, हम वो कह सकते हैं। तो जो गृहपति है, राजा है, उनको दयालु, उनको नैतिक रहने का बोला है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं है, ये इंसानों ने ही बनाया। इंसान अगर दयालु नैतिक नहीं होंगे तो ये पृथ्वी कैसे चलेगी। ठीक है, एंड इन्होंने ये कहा है कर्मा के थ्रू ही हम अपने जो बर्थ रिबर्थ, इनको मतलब हमारे कर्मा के थ्रू ये डिसाइड होता है। एंड हम अगर तपस्या करेंगे, हम अगर ब्रह्मचार्य का फॉलो करेंगे, सेल्फ इंडल्जेंस, वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ेंगे, तभी हम इस साइकिल से मुक्ति हमें मिल सकती है। एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट कोट जो है, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल कोट है, हम कह सकते हैं कि बी लैम्प unto ourselves as all of you must work at your own liberation। ये लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आंसर में भी इसको यूज़ कर सकते हो। इनका ये कहना है कि खुद ही खुद का लैम्प बनो। लैम्प मतलब क्या? लैम्प मतलब जिससे हमें लाइट मिलती है, लाइट टू शो अस द पाथ। तो खुद ही खुद का लैम्प बनो, क्योंकि हमें खुद ही खुद के लिए लिबरेशन दिलवाना है। ठीक है, मीन्स हमें खुद को ही काम करना पड़ेगा, हमें खुद को ही मेडिटेशन करना पड़ेगा ताकि लिबरेशन मिले। ये नहीं कि दूसरा आपके लिए कर रहा है, दूसरा मेडिटेशन कर रहा है तो आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। लास्ट में क्या होगा कि आपको ही आपके लिए काम करना पड़ेगा। तो अपने लिए ही लैम्प बनो, ताकि बिकॉज लास्ट में क्या होगा, लिबरेशन के लिए आपको ही अपने लिए वो पाथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके,
अब इसको ये जो टीचिंग्स है, ये जो इनकी फिलॉसफी है, इनकी जो इनका जो धारणा है ये लाइफ को लेकर, इनके भी कुछ फॉलोअर्स है, कुछ इनकी बातों को मानते हैं, टीचिंग्स को मानते हैं एंड ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो इनके जो फॉलोअर्स है, जो डिसाइपल्स है, इन्होंने संघ बनाया है। संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स है। मॉन्क्स जो साधु संत जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, जो बुद्धा को फॉलो करते हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया था। एंड ये क्या करते थे उसमें, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या थे, टीचर्स थे, मींस जो धम्मा को स्प्रेड करते थे। अभी मैंने सोर्स में ही बताया था, टीचर्स जो धम्मा को स्प्रेड करते थे। यहाँ पे जो है टीचर्स जो है उनको भिक्खूस बोला जाता था। एंड ये जो है टीचर्स होते थे, धम्मा को स्प्रेड करते थे। मेन एंड वेमेन को ये मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मदद करते थे, उनको हम ये बोल सकते हैं, उनको टीच करते थे, ये सब मैसेजेस, फिलॉसफीज ये सब सिखाते थे, इनको भिक्खूस बोला जाता था। बट उस टाइम पे क्या था ना कि बस मेन को ही अलाउड था, ठीक है। हम कह सकते हैं जो मॉन्क्स वगैरह थे वहाँ पे कोई मतलब विमेन या फीमेल की कोई जगह नहीं थी, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, एक आनंदा नाम के एक डिसाइपल थे जो कि बहुत ही चहीते डिसाइपल थे ऑफ गौतम बुद्धा। उन्होंने उनको परसुएड किया, उन्होंने गौतम बुद्धा को परसुएड किया कि हमें वेमेंस को भी अलाउ करना चाहिए अपने संघ में। तो उसके बाद से क्या हुआ, वेमेंस भी आने लगे एंड वेमेंस को क्या कहा गया, भिकुनी। तो एक थे भिक्खूस एंड दूसरे थे भिकुनीस। तो जो फीमेल टीचर्स थे उनको क्या कहा गया है, भिकुनीस, ठीक है। एंड उसके बाद है थेरिस। थेरिस मतलब जो इससे भी आगे मीन्स जो लिबरेशन प्राप्त कर चुके हैं उनको क्या कहा जाता था, थेरिस, ठीक है। तो भिक्खूस, भिकुनीस एंड थेरिस। एंड ये जो संघ है, ये जो गण है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम जो डिसीजंस है ये कैसे लिए जाते थे, थ्रू डिस्कशन, ओके। एंड अगर ये डिस्कशन कभी फेल कर जाता था तो ये क्या करते थे, एक टॉपिक पे वोट कर लेते थे एंड वैसे करके वो डिसाइड करते थे। एंड इसकी एक और खासियत है कि इसमें चाहे रूलर्स हो, चाहे कोई लोअर कास्ट हो या फिर कोई भी हो, हम वो सबको एक समान देखते थे। चाहे वो रूलर ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रिंसेस ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई मजदूर ही क्यों ना हो, लेबर ही क्यों ना हो, वो सबको उस संघ में एक समान देखा जाता था, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। एंड वन मोर थिंग, ये जो भिक्खूस है इनकी एक और खासियत है, जो भिक्खूस है ये बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। एंड ये जो भिक्खूस है क्या करते थे, मीन्स हम उस टाइम पे हम कह सकते हो वो भिक्षा मांगते थे, अपने कटोरे लेके जाते थे, भिक्षा मांगते थे, जो भी मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। वो इतना ही रोज़ लेते थे जितनी उन्हें ज़रूरत होती थी, उससे एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं लेते थे, बिकॉज वो वर्ल्डली प्लेजर के भी आगे जा चुके थे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। एंड इनका मेन काम होता था लोगों को टीच करना, उनको ये बताना जो फिलॉसफी है, जो मैसेज है, एंड इस बुद्धिज़्म को स्प्रेड करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बुद्धिज़्म, बुद्धा एंड देयर फॉलोअर्स, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अबाउट स्तूपास। अब हम बात करते हैं स्तूपास के बारे में। तो स्तूपास जो है एक सैक्रेड प्लेस माना जाता था, बिकॉज ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बुद्धिज़्म का। इसके अलावा भी कुछ सैक्रेड प्लेस थे, जैसे हम देख सकते हैं चैत्य। अब चैत्य क्या होता था, चैत्य जैसे आप देख लो कोई भी ऐसे प्लेस जहाँ पे श्राइन हो, कोई पत्थर हो, पेड़ हो, तो उसको ना मतलब माना जाता था वो भी एक सैक्रेड प्लेस है। एंड ये जो चैत्यास जो है ना, ये एसोसिएट थे बुद्धा के लाइफ प्लेसेस से, जैसे कि जो लुम्बिनी है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है, एंड बोध गया जहाँ पे एनलाइटनमेंट हुई है। तो बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है। एंड सारनाथ जो यूपी में है, कुशीनगर यूपी में है, जहाँ पे उनका सरमन, निब्बन ये सब जो हुआ है, ये जो है चैत्य इनसे एसोसिएटेड था। तो ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि बहुत ही सैक्रेड प्लेस है चैत्य। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो उसे हम चिता कहते हैं, जहाँ पे जो डेड बॉडीज है जलाया जाता है। बट इन दैट केस जो चैत्य है वो एक सैक्रेड प्लेस, जहाँ पे आपको एक टिपिकल श्राइन मिलेगा, पत्थर मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, जो आप मूवीज वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी एक सैक्रेड प्लेस में माना जाता था।
एंड 200 साल पहले जो अकबर है उन्होंने लुम्बिनी में एक पिलर इरेक्ट किया था ताकि ये दर्शा सके कि वो लुम्बिनी को विजिट करने गए थे। तो लुम्बिनी जो है वो है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा एंड वो जो है एसोसिएटेड है विद चैत्य एंड वहाँ पे अशोका भी गए थे एंड वहाँ पे उन्होंने पिलर भी इरेक्ट किया है ताकि वो दिखा सके। तो चैत्य जो है एक बहुत सैक्रेड प्लेस है। ऑन द अदर हैंड स्तूपा जो है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब स्तूपा क्या है? स्तूपा एक सेमी सर्क्यूलर माउंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बनाया भी है, दो नॉट सो परफेक्ट बट मैंने ट्राई किया इसको बनाने का। तो आप देख सकते हो जो स्तूपा एक सेमी सर्क्यूलर माउंड है जो कि बहुत सैक्रेड है बिकॉज यहाँ पे जो है जो बुद्धा के रेलिक्स है मीन्स उनके जो बॉडीली जो रिमेन्स है उन वो जो भी पहनते थे, ठीक है, या फिर जो भी उनके ऑब्जेक्ट्स वगैरह है उनको वहाँ पे दफनाया गया है, बरी किया गया है इसके नीचे, इस माउंट के नीचे। तो इसलिए इसको बहुत पवित्र माना जाता है, सैक्रेड माना जाता है। दो ये पहले से चला आ रहा था, बुद्धिज्म के पहले से भी ये जो स्तूपास बनने का जो प्रथा है वो चले आ रहे थे, बट फिर भी बिकॉज बुद्धिज्म के बुद्धा के यहाँ पे जो बरी वगैरह किया गया है, बुद्धिज्म के जो बॉडीली रिमेन्स वगैरह है इनको बरी किया गया, इसलिए इसको बुद्धिज्म से जोड़ा जाता है, गौतम बुद्धा से जोड़ा जाता है, इसलिए इसको सैक्रेड माना जाता है। हमने ये भी देखा है कि जो अशोक थे उन्होंने भी काफ़ी, जो एक अशोक वंदना टेक्स्ट है यहाँ पे मैंने लिखा है जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इससे ये भी पता चला है जो अशोका है, अशोक जो रूलर है, उन्होंने भी काफ़ी जो बॉडीली रिमेन्स है बुद्धा के जो रेलिक्स है उन्होंने उसके थ्रू जो है स्तूपा बनवाया था सारनाथ में, भरूच में, सांची में, ठीक है। तो स्तूपास केवल सांची में नहीं है बल्कि काफ़ी सारी जगहों में है एंड इसके ऊपर मैप पॉइंटिंग आता है तो इसको अच्छे से करना, ओके। एंड ये जो स्तूपास है इसके जो पिलर्स वगैरह है इसमें बैल्कनीज है या फिर जो भी है वहाँ पे उसमें स्ट्रक्चर्स में उनके नाम भी लिखे हुए थे जिन्होंने डोनेशन दिया है बनाने को लेकर, जैसे कि हो गए किंग्स, जैसे सतवाहन किंग्स थे उन्होंने डोनेशन दिया है, भिकुनी एज वेल एज जो आइवरी वर्कर है, जो गिल्ड्स है, जो हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ग्रुप्स वगैरह, इन्होंने सब ने डोनेशन दिया है ये जो स्तूपा है इसको बनाने में, ठीक है। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर आप देखें तो ये जो स्तूपा है इसका ये जो पोर्शन है ना ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? अंडा, ठीक है। ये थोड़े अंडे के शेप का है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है, मीन्स ओवल ही है बट हम देख सकते हैं सेमी सर्कुलर शेप, इसको अंडा कहते हैं। ये इनकी बैल्कनीज है जिनको हार्मिका कहते हैं, ठीक है। ये जो है अम्ब्रेला है इसका एंड ये जो है बैल्कनी है, ये है ईस्टर्न गेटवे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये वाली जो चीज़ है मैंने बनाई है ईस्टर्न गेटवे है ये, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स है, हार्मिका है, यष्टि है, उसके ऊपर जो है अंडा है, ठीक है, एंड ये रेलिंग्स है, बैल्कनीज है, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको और डिटेल में अपने बुक में देख सकते हो, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने आपको एक समझा दिया, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं अमरावती एंड सांची स्तूप के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स का टॉपिक है जो आता है कि अमरावती का स्तूप क्यों नहीं प्रिजर्व हो पाया जबकि सांची के स्तूप को प्रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। सांची का स्तूप जो है प्रिजर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना, चाहे तो नोट्स बना लेना क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फर्स्ट है डिस्कवरी। इसकी जो डिस्कवरी हुई है ना, मतलब जो अमरावती के स्तूप की जब डिस्कवरी हुई थी तब स्कॉलर्स को पता नहीं था उनकी इम्पोर्टेंस, उन स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये कैसे डिस्कवर हुआ? देखो, जैसे एक लोकल रूलर था वहाँ का, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि उसे टेम्पल बनाना है और उसने कहाँ पे टेम्पल बनाने का सोचा, जहाँ पे एक हिल टाइप का उसको दिख रहा था, ठीक है। एंड वो क्या था? रूइंस ऑफ अमरावती, ठीक है। अमरावती के जो ढेर थे वहाँ पे थे एंड उसने वहाँ पे टेम्पल बनाने का सोचा बिकॉज उसे लगा वहाँ पे कोई खजाना है, पत्थर वत्थर है तो वहाँ पे कोई खजाना है, ठीक है। वहाँ पे उसने टेम्पल बनाने का सोचा। उसके कुछ सालों बाद क्या है, कॉलिन मैकेंजी आए, तो उन्होंने वहाँ के जो देखा, वो स्कल्पचर्स देखे, रॉक्स देखे एंड उनको स्टडी किया, जिसके जो रिपोर्ट है कभी पब्लिश नहीं हुए। अब 1854 में क्या है, वाल्टर एलियट आए जो गुंटूर के कमिश्नर थे एंड उन्होंने क्या किया, मार्बल लेके गए, जिसे एलियट मार्बल कहते हैं, वो मद्रास लेके गए, ठीक है। ऐसे इसके जो काफ़ी सारे स्कल्पचर्स वगैरह, मार्बल्स वगैरह थे, डिफरेंट जगह में लेके जाया गया
गया, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वगैरह। तो वैसे जो है इसकी जो रूइंस है, ये जो स्कल्पचर है, जो स्टोन्स है, इसको डिफरेंट जगहों पे लेके जाया गया। तो इसको बचाया नहीं जा सका बिकॉज ये तब डिस्कवर हुआ था जब स्कॉलर्स को पता ही नहीं था, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। सेकंड है नो पैटर्नेज। अब देखो सांची ऑफ स्तूपा को अगर हम देखें तो सांची ऑफ स्तूपा को बचाने के लिए 2 रूलर थे, दैट इज सुल्तान जहां बेगम एंड दी शाहजहां बेगम। तो दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिजर्व दी सांची स्तूपा, जबकि वहाँ पे कोई पैटर्नेज नहीं था, इसलिए वो प्रिजर्व नहीं रह पाया। थर्ड है रेस्ट्रिक्शन ऑन ब्रिटिश। आपको पता है कैसे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया था फ्रेंचमैन पे, इंग्लिशमैन पे, ब्रिटिशर्स पे कि वो ना लेके जाया जाए, एंड उन्होंने उसकी जगह क्या कर दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक पिलर उनको बना के दे दिया, उसी से खुश होकर वो चले गए, ठीक है। तो उन्होंने उनको वो ले जाने में रोका जब उनको परमिशन लेने के लिए वो आए थे, ठीक है। क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। अब क्लाइमेट एंड टेम्परेचर का भी एक फ़र्क पड़ता है। जैसे ये जो स्तूप जहाँ पे है, अमरावती की स्तूप जहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे आप देख सकते हो बारिश, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, ह्यूमिडिटी एज वेल एज जो वहाँ की जो टेम्परेचर है उसकी वजह से वो डिके हो गया या ख़राब हो गया, तो इसलिए उसको प्रिजर्व नहीं कर पाया गया। उसके बाद सपोर्ट ऑफ लोकल पीपल। अब देखो स्तूपा, सांची ऑफ स्तूपा में लोकल पीपल का भी सपोर्ट था, वहाँ पे रूलर्स तो थे, अब लोकल पीपल ने भी उनको सपोर्ट किया, तो इसलिए वो क्या था, सुरक्षित रहा, प्रिजर्व रहा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं, यहाँ पे ना रूलर थे, यहाँ पे ना वहाँ के लोकल पीपल ने सपोर्ट किया, ऊपर से डिस्कवरी ही ऐसे टाइम पे हुई जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था, तो इसलिए इसको बचाया नहीं जा सका। एंड 6th रीज़न है इज रॉयल विजिट्स। लाइक इसके मेंटेनेंस के लिए जो है पैसे ग्रांट किए जाते थे, एज वेल एज यहाँ पे नो इंटरवेंशन पॉलिसी चलाई गई थी विथ यूरोपियन सांची में। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, कोई रॉयल विजिट्स नहीं थे, कोई मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं था, कोई नो इंटरवेंशन पॉलिसी नहीं थी यहाँ पे अमरावती में। इसलिए जो रीजंस है ये जो रीजंस है ये एक फैक्टर है कि अमरावती का स्तूप जो है क्यों नहीं प्रिजर्व रह सका। अब अगर हम स्कल्पचर्स को देखें, ठीक है, इन स्तूपास की स्कल्पचर्स को देखें तो हम देख सकते हैं उन स्तूपास में स्टोरीज वगैरह दिखाई गई है। आप अगर कभी नेशनल म्यूजियम जाते हो जो दिल्ली में है, वहाँ पे आप देख सकते हो जो गेटवे है ना स्तूपा की, वो रखी हुई है, एंड वो जो स्कल्पचर्स है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो वहाँ पे जो स्टोरीज है दिखाई गई, जैसे विशांत्र जातक की स्टोरीज जो है वहाँ पे दिखाई गई है, एज वेल एज वहाँ पे जो स्तूपास है वहाँ पे कुछ सिम्बल्स है जो कि बुद्धिज्म के बुद्धा के लाइफ के साथ रिलेटेड है, जैसे एक एम्प्टी सीट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो आप ये सिंबल्स को याद रखना, जैसे एम्प्टी सीट है, अब एम्प्टी सीट में बैठकर वो क्या कर रहे होंगे, मेडिटेशन, तो वो एक इंपॉर्टेंट सिंबल है फॉर मेडिटेशन। स्तूपा जो है निब्बन, महापरिनिब्बन। अब स्तूपा में क्या था, उनके जो अवशेष थे, ठीक है, उनके जो रेलिक्स थे, उनके जो बॉडीली रिमेन्स थे उसको दफनाए जाते थे, तो वो एक क्या सिंबल हो गया, उनके डेथ का या महापरिनिब्बन का। व्हील जो है सरमन, ठीक है, सरमन मीन्स प्रीचेस वगैरह, जो भी वो मैसेजेस वगैरह या फिर प्रीचेस देते थे उनको सरमन का है, तो व्हील जो है सरमन की सिंबल है, एंड ट्री जो है उनके जो लाइफ इवेंट्स थे उनको दर्शाते हैं। तो जो सीट है वो मेडिटेशन के लिए, स्तूपा है वो निब्बन के लिए, व्हील जो है सरमन के लिए, एज वेल एज ट्री जो है इनके लाइफ इवेंट्स के लिए। एज वेल एज अगर हम देखें इसके साथ और भी काफ़ी स्ट्रक्चर्स थे, जैसे एक वेमेन जो है झूला झूल रही थी, या फिर एक वेमेन को ऐसे भी दर्शाया गया है कि वो जो भी छूती थी वो क्या बन जाता था, उस फल से जो है फ्रूट्स आने लगते थे, ठीक है, वो भी दिखाया गया है। एज वेल एज जो एलिफेंट्स है, हॉर्सेस है, डियर्स है, इनको भी दिखाया गया है। एलिफेंट्स एज अ सिंबल ऑफ विजडम, ठीक है, तो कुछ स्कल्पचर्स है उनको दिखाया गया है। एज वेल एज गजलक्ष्मी आप देख सकते हो, सरपेंट्स देख सकते हो, ऐसे कुछ स्कल्पचर्स को भी हम देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं महायान एंड हीनयान के बारे में। महायान मीन्स जो हायर व्हीकल होते हैं, ठीक है, हीनयान मीन्स लेसर, जो कि पुराने ही रूल्स को फॉलो करते थे, पुराने ही ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। बट ये जो महायान थे ये पुराने ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करते थे। तो उसके बाद एक और टर्म है दैट इज बोधिसत्व। तो इनका ये कहना था कि हम
स्कॉलर्स बनने के बाद, हम इन ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम दुनिया को छोड़ने की बजाय, निब्बन अटेन करने की बजाय हम क्या करेंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बुद्धा के फोटो वगैरह को भी पूजा करते थे एंड इनका ये मानना था कि हम निब्बन को अटेन करने की जगह हम क्या करेंगे, हम दूसरों को हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड ये जो लिबरेशन की भावना है, ये जो सेवियर की भावना है, ये हम हिंदुइज्म में भी देख सकते हैं। जैसे वैश्विज्म, सैविज्म आया, ठीक है, आइडल वर्कशिप होते थे एंड शैविज्म को लिंगा के थ्रू जो है डिनोट किया जाता था। काफ़ी सारे आइडल वर्कशिप होते थे, हम जैसे देख सकते हैं हिंदुइज्म में, उसमें भी वो भावना थी। ठीक है, एंड जो स्कल्पचर्स वगैरह है उसके थ्रू जो स्कॉलर्स है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड उसके बाद हमने देखा जो टेम्पल्स वगैरह बनाते थे। ठीक है, टेम्पल्स जैसे गर्भागृह, ओके, टेम्पल्स बनाते थे एंड वो एक अलग, उसका स्पेशल एक ये फीचर्स होता था कि उसमें केव्स के थ्रू जाना पड़ता था। जैसे आप अगर एलोरा, अजंता देख लो तो आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे केव्स बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जाके जो है टेम्पल है, गर्भागृह है, जिसमें एक ही डोर है जिससे आप जा सकते हो एंड वहाँ पे जो है भगवान की मूर्तियाँ वगैरह रखी होगी, आप वहाँ पे जाके पूजा करोगे। तो ये सब हम देख सकते हैं हिंदुइज्म में एंड एज वेल एज हम देख सकते हैं जो भी स्कल्पचर्स मिला है, जो भी हमें जो भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड स्कल्पचर्स वगैरह मिले हैं, वो क्या करते थे स्कॉलर्स उस टाइम पे, वो ग्रीक आर्ट से उसको मिला के देखते थे, उससे सिमिलैरिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते थे। ठीक है, एंड अगर वो मैच नहीं होता था तो वो पुराना से वो मिला के देखते थे, उनको कंपैरिजन करके देखते थे एंड ऐसे उनको पढ़ने की कोशिश करते थे। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज़ द रैप अप ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताओ, फीडबैक, एनी फीडबैक ऑफ योर्स। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।